हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर श्वसन का अध्ययन करेंगे। श्वसन में हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन क्या होता है और उसके अंदर अंतर पढ़े अपन ने। और आज और ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में क्या बनता है। आज हम ऑक्सी श्वसन की क्रिया विधि पढ़ेंगे कि भी ऑक्सी श्वसन की क्रिया विधि किस प्रकार संपन्न होती है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया विधि के बारे में पढ़ने से पहले हमें उनके चरणों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसका फर्स्ट चरण है ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों श्वसन में होती है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ऑक्सी में भी होती है और अनॉक्सी में भी होती है। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट चरण है श्वसन का। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को ईएमपी भी कहा जाता है। इसको ईएमपी क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 जर्मन वैज्ञानिक थे, एम्बर्टन, मेयरहॉफ तथा पार्नस। इन तीनों के नाम के कारण इसे ईएमपी कहा जाता है। देखो, ई ई एम एम और पी पी, ईएमपी। इस ग्लाइकोलाइसिस शब्द का अर्थ क्या है? ग्लाइकोस प्लस लाइसिस, यानी कि विघटन होना, घुलना या टूटना। बिना ऑक्सीजन के ये संपन्न होती है, यानी कि किसी भी ग्लूकोज का घुलना व टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यानी कि ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है तो वह क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंदर ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है क्रिया। ये आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंदर ये पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, आपको अच्छे से समझना है इसको। ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त होता है जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। आप देखते हैं कि किसी भी क्रिया को करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, बस इसी के अंदर एंजाइम की आवश्यकता होगी। इसके अंदर ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी जो हमें एटीपी से मिलेगी। यहाँ एटीपी टूट जाता है एडीपी के अंदर। एटीपी की फुल फॉर्म सबको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसमें 2 मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है जब एटीपी एटीपी के अंदर टूटता है, और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। फिर ये ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। अब मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होने के बाद में एक एंजाइम आता है फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। ये समावयी है। ये आइसोमरेज एंजाइम जो होता है इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो एटीपी टूटेगा एटीपी के अंदर, फिर मैग्नीशियम आयनों की जरूरत पड़ेगी तो ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। ये 1,6,6 है और यहाँ पर 1,6 यानी कि 1 और 6 दोनों पर कौन सा समूह जुड़ गया? फॉस्फेट समूह जुड़ गया। ये आपको पता है, उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं अपन, नामकरण उसके अंदर पढ़ा होगा आपने कि 1,6 डाइफॉस्फेट हो गया। फिर एल्डोलेस एंजाइम की उपस्थिति में ये 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों मिलकर आपस में आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाते हैं। ये 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। इस क्रिया के अंदर एनएडी जो होता है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये फास्फोग्लिसरोकाइनेज की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज की उपस्थिति में 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है और 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल बनाता है। यानी कि और ये अम्ल जो होता है वो एटीपी, फिर एडीपी में, अब यहाँ पर एटीपी बन रहा है, वहां पर खर्च हो रहा था और यहाँ पे 2 एटीपी मिलकर 2 एटीपी का निर्माण करते हैं तो पायरुविक काइनेज की उपस्थिति में पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो ये क्रिया जो होती है वो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहलाती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है फास्फोहेक्सो आइसोमरेज की उपस्थिति में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की प्रेजेंट में ये 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाता है। फिर ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं।
फिर 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, फिर फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है और फिर पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। इसे EMP भी कहा जाता है और ये क्रिया ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहलाती है। अब हम इसके आगे देखेंगे। हाँ, तो आगे देखते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कि इसका जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हमने पढ़ी उसका क्या सार है। 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, यानी कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बने, 2 अणु बने। इससे हमें ये पता चला। इसमें 4 ATP बने थे सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोलीकरण की क्रिया से, जिसमें 2 ATP खर्च हो जाते हैं और 2 ATP हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि शुद्ध लाभ जो होता है वो 2 ATP का प्राप्त होता है। इसमें कई मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण भी होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का सार है कि 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, 2 ATP हमें शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं और कई मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण होता है। फिर आता है पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक अम्ल का एक कार्बन परमाणु जो होता है CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण जो होता है वो पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। फिर ये होकर कोएंजाइम से संयुक्त हो जाता है। कोएंजाइम जब से संयुक्त होता है तो 5 कोफैक्टर की आवश्यकता होती है, जिससे ये एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है और क्रेब्स साइकिल प्रारंभ हो जाता है। मैंने आपको यही बताया कि जब श्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन, जिसके अंदर पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस है, फिर क्रेब्स चक्र है, फिर ETS साइकिल है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है अब इसको लास्ट में एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित करके किस में प्रवेश कर जाएगा, क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम को ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इस प्रकार देखो पायरुविक अम्ल बना और पायरुविक अम्ल बनकर उसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में हुआ, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति। फिर ये कोएंजाइम से जुड़ा। कोएंजाइम से जुड़ने के बाद 5 कोफैक्टर की आवश्यकता के ये एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित हो गया और एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश कर गया। इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम को ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो बच्चों ये हो गया अपना ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट। अब इसके आगे अगले वीडियो में मैं आपको क्रेब्स चक्र समझाऊंगी। धन्यवाद।